कोपर्निकस मॉडल का ये सोलर सिस्टम न जाने कितने बार सूरज के इस परिवार की स्ट्रक्चर को बदला गया। पहले टॉलेमी आया जियोसेंट्रलिज्म मॉडल लेकर, फिर कोपर्निकस आया हीलियोसेंट्रलिज्म लेकर, फिर न्यूटन आया ग्रेविटी लेकर, फिर आइंस्टाइन आया स्पेस टाइम लेकर, फिर प्लूटो को बीच में लाया गया। कुछ दिनों बाद उसे भी हटा दिया गया। इस तरह दशकों से सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर बदलता रहा है। अब क्या, अगर आपको लगता है कि सोलर सिस्टम की सारी कहानी खत्म हो चुकी है, तो वो कौन सा कारण था जिस वजह से प्लूटो को प्लेनेट कहलाने का हक होना पड़ा? आखिर क्या है ये प्लेनेट 9? क्यों सोलर सिस्टम के कुछ हिस्सों में अजीब व गरीब हो रहा है? क्या प्लूटो की तरह प्लेनेट 9 भी सोलर सिस्टम के 9th प्लेनेट के पोजीशन से हटा दिया जाएगा? वो कौन सा क्लूज है जो ना चाहते हुए भी एस्ट्रोनॉमर्स के मुंह से प्लेनेट 9 के एग्जिस्टेंस के हामी भरवा रहा है? अगर पॉसिबल है तो प्लेनेट 9 में किस तरह की लाइफ हो सकते हैं? क्या सोलर सिस्टम के चीजों में देखी गई अजीब सी हलचल का कारण यही है? ये बाकी प्लैनेट से कैसे अलग है? अगर ये सोलर सिस्टम के पार्ट होने के बावजूद अभी तक ये इनविजिबल क्यों था? अगर इसे डायरेक्टली देखा नहीं जा सकता तो एस्ट्रोनॉमर्स को कैसे पता चला कि 9th प्लैनेट भी मौजूद है सोलर सिस्टम में? तो क्या है प्लैनेट 9? इमेजिन कीजिए, प्लैनेट 9 ऐसा है जैसे आपके गली के पीछे कोई बड़ा मैदान हो और वहाँ एक पतंग इतनी ऊंची उड़ रही हो कि वो दिख नहीं रही। ठीक ऐसे ही जहाँ सूरज की रोशनी भी कमजोर पड़ जाती है, जहाँ ठंड इतनी ज्यादा होती है कि ज्यादातर वहाँ बर्फीले चीजें ही आपको मिलेंगे। मैं कुइपर बेल्ट की बात कर रहा हूँ, तो वही कुछ सोते सोते बर्फीले पिंड अजीब तरीके से घूम रहे थे। इनकी साल ढाल ऐसी लग रही थी जैसे कोई बड़ा सा छुपा हुआ ऑब्जेक्ट इन्हें कंट्रोल कर रहा हो। अब इस अननोन ऑब्जेक्ट को किसी ने देखा तो नहीं, इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स ने एक थ्योरी बनाई कि शायद इन बर्फीले पिंडों की अजीब हरकतों के पीछे एक बड़ा और भारी प्लैनेट है जो सूरज से इतनी दूर है और इससे आने वाली रोशनी इतनी कमजोर होगी कि अब तक बेहतरीन से बेहतरीन टेलीस्कोप भी इसे पकड़ नहीं पाई। इसी अननोन और हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट को प्लैनेट 9 नाम दिया गया। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स को ऐसे क्या क्लूज मिल गए कि वो प्लैनेट 9 की एग्जिस्टेंस को रियल बता रहे हैं? पहला क्लू है कुछ चीजों का अजीबोगरीब ऑर्बिट्स में मूव करना। दरअसल कुइपर बेल्ट के कुछ ऑब्जेक्ट सूरज के चारों तरफ ऐसे टेढ़े मेढ़े ऑर्बिट्स को अपना रहे हैं जो नॉर्मल नहीं लगते। इन्हें देखकर तो यही लगता है कि कोई बड़ा चीज पीछे से इन्हें खींच रहा है। दूसरा क्लू है एस्ट्रोनॉमर्स का कैलकुलेशन। एस्ट्रोनॉमर्स ने कंप्यूटर सिमुलेशन बनाकर जब इस मामले को समझने की कोशिश की तो समझ में आया कि अगर नेपच्यून के पार एक बड़ा सा प्लैनेट हो जो अपनी पृथ्वी से 5 से 10 गुना होना चाहिए, तो वो इन ऑर्बिट्स की गड़बड़ी का कारण बन सकता है। तीसरा क्लू है प्लेन्स का झुका हुआ होना। हमारा सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर एक डिस्क जैसा है जिसमें सारे प्लैनेट सूरज के चारों तरफ लगभग एक ही प्लेन में घूमते हैं। आमतौर पर तो ये डिस्क सीधी होनी चाहिए, लेकिन असल में ये थोड़ी सी झुकी हुई है। ये झुकाव लगभग 6 डिग्री का है। इसका मतलब सभी प्लैनेट सूरज के चारों ओर थोड़ा टेढ़ा घूम रहे हैं, जैसे किसी ने पूरे सोलर सिस्टम को हल्का सा टेढ़ा कर दिया हो। जब कोई भारी भरकम चीज अंतरिक्ष में मौजूद होता है तो इसका गुरुत्वाकर्षण आसपास की चीजों पर असर डालता है। ये अक्सर 2 तरह से दिखता है। पहला किसी कैलेस्टियल बॉडी की ऑर्बिट में गड़बड़ी और दूसरा ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अगर कोई प्लैनेट या कैलेस्टियल बॉडी की ऑर्बिट सूरज के चारों ओर घूम रहा है और उसकी ऑर्बिट में कोई अचानक बदलाव नजर आए, तो इसका मतलब है कि वहाँ पास में कोई छुपी हुई ताकत या एक भारी प्लैनेट उसे खींच रहा होता है। अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग मतलब अगर कोई बड़ा प्लैनेट या फिर प्लैनेट 9 ही वहाँ पर मौजूद है तो उसकी ग्रेविटी लाइट को भी मोड़ सकता है। हालांकि प्लैनेट 9 के मामले में ऐसा कम हो सकता है क्योंकि सूरज की रोशनी भी वहाँ तक पहुँचने में कम पड़ जाती है। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि 90% चांस है कि ये प्लैनेट वाकई में है, पर जब तक इसे रंगे हाथों पकड़ नहीं लेते 100% नहीं कह सकते कि ये प्लैनेट सच में है। अब ये प्लैनेट 9 बाकी प्लैनेट से किस तरह से अलग है? प्लैनेट 9 के बारे में जानने से पहले ये समझ लीजिए कि हमारे सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स कैसे हैं। वैसे तो हमारे सूरज के परिवार में 4 इनर प्लैनेट्स और 4 आउटर प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट्स मतलब सोते और सत्तानी प्लैनेट्स जो मर्क्यूरी से मार्स तक आते हैं, और आउटर प्लैनेट्स यानी गैस और बर्फीले प्लैनेट्स ये साइज में भी बड़े बड़े होते हैं जो जुपिटर से नेपच्यून तक आते हैं। ये सब तो सूरज के करीब है, लेकिन प्लैनेट 9 सोलर सिस्टम के सबसे बाहरी इलाके में छुपा है। यहाँ तक सूरज की रोशनी भी पहुँचने में कम पड़ जाती है। सूरज से नेपच्यून की दूरी जितनी है उससे भी 20 गुना ज्यादा दूरी सूरज से प्लैनेट 9 की है। बाकी प्लैनेट सूरज के चारों तरफ लगभग सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन प्लैनेट 9 की ऑर्बिट लंबी और खींचा हुआ लगता है। इसलिए सूरज का एक चक्कर पूरा करने में इसे 10,000 से 20,000 साल लग सकते हैं। वैसे ये सोलर सिस्टम के बाकी आउटर प्लैनेट जितना बड़ा तो नहीं है, फिर भी ये इनर प्लैनेट से कहीं ज्यादा भारी और विशाल है। इन 8 प्लैनेट्स को तो सीधे तौर पर देखे जा सकते हैं, लेकिन जरूरी बात यह है कि प्लैनेट 9 को अब तक किसी ने नहीं देखा।
और इसे देखने के लिए मॉडर्न टेलीस्कोप्स की खूबियां भी कम पड़ रही है। इसे सिर्फ ग्रेविटेशनल इफेक्ट से ही पहचाना गया है। सूरज से इतनी दूर होने के कारण ये बेहद ठंडा और बर्फीले मोटी परतों से ढका हुआ हो सकता है और इसके ऑर्बिट का अजीब झुकाव और लंबाई इसे अजीब बनाती है। प्लैनेट 9 के बारे में बस यही कहा जा सकता है कि अगर बाकी प्लैनेट सूरज के फैमिली मेंबर है तो प्लैनेट 9 सूरज का दूर का रिश्तेदार है। वैसे एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक एग्जैक्टली ये प्लैनेट 9 कहाँ पर हो सकता है? सोलर सिस्टम, जो शुरू होता है सूरज से इनर प्लैनेट्स तक, फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट को पार करके हमें मिलता है आउटर प्लैनेट्स, जो जुपिटर से नेपच्यून तक कहा जाता है। इसके बाद आता है कुइपर बेल्ट, और ये प्लैनेट 9 को नेपच्यून से भी दूर कुइपर बेल्ट के पार माना जाता है, जिसकी दूरी सूरज से धरती के मुकाबले 200 से 1000 गुना ज्यादा है। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक प्लैनेट 9 जहां पर हो सकता है वो सोलर सिस्टम का एक खास हिस्सा है जिसे डार्क रीजन कहा जाता है। फिलहाल इसे ओरियन कॉन्स्टेलेशन के पास आसमान के उन हिस्सों में ढूंढा जा रहा है जो बेहद कम चमकीला और ठंडा है। यह हिस्सा इतना बड़ा और गहरा है कि इसे पूरी तरह स्कैन करना बहुत मुश्किल है। वैसे भी ये अपने लंबी ऑर्बिट में इतना धीरे धीरे घूमता है कि इसे ढूंढने में भी दशकों लग सकते हैं। अगर ये प्लैनेट 9 इतनी अनसर्टेनिटी के बीच अपना एग्जिस्टेंस बरकरार रखा हुआ है तो इसे ढूंढने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स किस तरह के टूल्स और टेलीस्कोप्स का यूज कर रहे हैं? वैसे तो एस्ट्रोनॉमर्स एकदम हाई फाई जुगाड़ लगाए हुए हैं। इस मामले में सबसे पहला नाम आता है सुपर पावर वाले सुबेरू टेलीस्कोप। यह टेलीस्कोप हवाई में है और दुनिया की सबसे ताकतवर ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स में से एक है, क्योंकि ये बड़ी दूर की चीजों को साफ साफ देखने में उस्ताद है और बहुत धुंधली चीजों को भी देख सकता है। इससे सोलर सिस्टम के बाहरी इलाकों को स्कैन किया जा रहा है, खासकर वहां जहां कुइपर बेल्ट के एस्ट्रॉइड्स अजीब तरीके से घूम रहे हैं। इस प्लेनेट को ढूंढना ऐसा है जैसे किसी घने जंगल में एक काले रंग का जानवर को तलाशना। दूसरा जुगाड़ है वाइस यानी WISF यानी वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर। इससे भी प्लैनेट 9 को डिटेक्ट किया जा सकता है। वैसे ये एक स्पेस टेलीस्कोप है जो इंफ्रारेड लाइट पर काम करता है। इंफ्रारेड लाइट वो होती है जो हमारी आंखों को नहीं दिखती, लेकिन इसे गर्म चीजें निकालती है। इससे वो चीजें भी दिख जाती है जो रोशनी में नहीं, सिर्फ गर्मी में दिखाई देते हैं। लेकिन प्लैनेट 9 तो ठंडा और दूर है, तो इसे गर्मी से पकड़ने की कोशिश कैसे की जा सकती है? दरअसल बात यह है कि प्लैनेट 9 अगर है तो भले ही वो बहुत ठंडा है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत इंफ्रारेड रेडिएशन तो छोड़ेगा ही, और इसको खास तौर पर ऐसी चीजों को ढूंढने के लिए ही डिजाइन किया गया है जो ठंडी और कम रोशनी में हो। साथ में ये भी ट्रैक करना होता है कि कोई ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आसपास में मूव कर रहा है या नहीं। अगर कुछ ऐसा मिलता है जो तारों की तरह स्टेबल नहीं हो हो सकता है वो प्लैनेट 9 हो। कंप्यूटर सिमुलेशन बनाकर भी एस्ट्रोनॉमर्स प्लैनेट 9 को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा ना एस्ट्रोनॉमर्स कैसे कंप्यूटर पर सोलर सिस्टम के साथ प्लैनेट 9 के मॉडल बनाकर समझने की कोशिश करते हैं कि प्लैनेट 9 का बाकी प्लैनेट्स और छोटे मोटे चीजों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा भी कई सारी टूल्स, प्रोजेक्ट्स और टेलीस्कोप वगैरह है जो काफी आउटस्टैंडिंग काम करता है। हो सकता है कभी इनसे ही पता चल जाए कि हाँ, सोलर सिस्टम का 9th और 10th प्लैनेट या फिर कहीं ब्लैक होल ही मिल जाए। हाँ, ब्लैक होल, वो भी प्राइमर्डियल ब्लैक होल। हाँ, भले ही इनका साइज बहुत छोटा है, लेकिन ब्लैक होल तो ब्लैक होल होता है यार। अब ये ब्लैक होल कहाँ से आ गया भाई? इसे कहीं से आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइमर्डियल ब्लैक होल तो बिग बैंग के साथ साथ ही पैदा हुआ था। ये कहीं पर भी हो सकता है। तो क्या जिसे प्लैनेट 9 समझ रहे हैं, क्या होगा अगर आखिर में पता चला कि वो एक प्राइमर्डियल ब्लैक होल है? हो सकता है इसी वजह से आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। ऑटो और दूसरे चीजों पर ग्रेविटी का ऐसा असर एक ब्लैक होल के अलावा और कौन कर सकता है?